सो स्टॉक इन ट्रेड ये हमने सेल करने के लिए परचेस किया था। कंज्यूमेबल्स हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये तीनों के तीनों चीजों को कैपिटल असेट नहीं ट्रीट किया जाता। इससे आने वाला जो भी प्रॉफिट होगा वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट फ्रॉम अ सेल, टैक्स अंडर विच हेड? ईजीपी। इसलिए हम इसको यहां नहीं ले रहे। कोई बता सकता है फर्क क्या होता है इन तीनों चीजों में? स्टॉक इन अ ट्रेड, कंज्यूमेबल्स एंड रॉ मटेरियल। जैसे विथ एग्जांपल, फूड है रॉ मटेरियल, जो फर्नीचर आप बनाओगे वो स्टॉक इन ट्रेड। अन्य स्टॉक इन ट्रेड। देखो यूजुअली जो चीजें एज इट इज आपने परचेस किया फॉर अ सेल, लाइक इन द ग्रोसरी दुकान, क्या वो कुछ बनाता है क्या? उसके बाद जो भी स्टॉक बचा रहेगा वो हमेशा ट्रेड वाला ही रहेगा कि एज इट इज इसको सेल करने के। शुगर फैक्ट्री, जो शुगर केन है, दैट इज व्हाट? रॉ मटेरियल है हमारे लिए। एंड व्हाट इज कंज्यूमेबल्स? कि वो फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कुछ उसमें कंज्यूमेबल्स उसमें डालने पड़ते हैं, लाइक से सम केमिकल्स वगैरह, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह, ऐसी सब चीजों को आपको वहां पे मिक्स करना पड़ता है। तो इसको हम कंज्यूमेबल्स ट्रीट करते हैं। लाइक से चाय बनाते समय हमने क्या कंज्यूम किया था, जो उसके इंग्रेडिएंट में नहीं आएगा उस चाय में? गैस। कि आप ढूंढोगे कितना भी चाय में, गैस किधर गई वो तो आपको नहीं मिलेगा। यस ऑब्वियसली देयर वुड बी सम कंटेंट ऑफ शुगर, चाय पत्ती मिल जाएगी, दूध मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, बैक्टीरिया मिल जाएंगे, उसमें कुछ निकोटीन्स वगैरह भी होते हैं, समथिंग। ठीक है, नशीली चीजें, चाय इज ऑल्सो नशीली चीज। ब्रेक आते ही भागते भागते जाते हैं। हम बोला, मैंने आपको नहीं बोला। सो यू मे से इट्स नार्कोटिक ड्रग्स, ठीक है, बट उसको कैटेगराइज नहीं किया गया हमारे लॉ में। तो ये तो हो गया पहला कि स्टॉक यहाँ पे नहीं जाएगा, उसका रीजन भी बता दिया। दूसरा, गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि जो पर्सनल इफेक्ट्स है, देखो लॉ में एकदम शुरुआत में एक वर्डिंग है, ऑल द रेवेन्यू इनकम्स इज टैक्सेबल अनलेस इट इज एग्जम्प्टेड, या रेवेन्यू रिसिट्स, हर रेवेन्यू रिसिट्स टैक्सेबल है कि जब तक उसे एग्जाम ना किया गया। एंड द वाइस वर्सा वर्डिंग इज ऑल द कैपिटल रिसिट्स इज एग्जाम अनलेस इट इज टैक्सेबल, कि जब तक कैपिटल रिसिट को स्पेसिफिकली नहीं बोला जाता कि ये टैक्सेबल कर दो, तब तक उसे हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। ठीक है, तो कोई ऐसी कैपिटल रिसिट है जो कैपिटल गेन में कवर नहीं हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। पर्सनल इफेक्ट मतलब डे टू डे हम जो चीजें यूज करते हैं हमारी पर्सनल लाइफ में, इसको यहाँ पे कवर अप किया गया है। देखा जाए तो सेक्शन जो 214 है, इट कवर्स ऑल काइंड्स ऑफ असेट, चाहे रिलेटेड टू बिजनेस हो या पर्सनल भी हो। और नीचे एक्सेप्शन में क्या बोला है? पर्सनल वाली चीजें असेट नहीं है। तो मुझे थोड़ी लिस्ट दे दो, अदर देन दिस गिव मी द लिस्ट ऑफ योर पर्सनल इफेक्ट विच इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल असेट। हाँ, पर्सनल कार, आपकी पर्सनल टू व्हीलर, ई बाइक, हाँ ये पर्सनल। और घर का रखा गया फर्नीचर, वो बेचते हो आप कभी कभी, टीवी बेचते हैं, योर मोबाइल फोन, आपका चश्मा, आपका टूथब्रश, आपके कपड़े, ये सब असेट है। आपकी ज्वेलरी, घर में पूरा घर, ये सब कुछ असेट है देखा जाए तो। सो इसमें से घर छोड़कर बाकी की सारी चीजें यूजुअली मूवेबल चीजें। क्या हम ये चीजें बेचते हैं और इसमें प्रॉफिट होता है क्या? लाइक से इन अ कार, बिफोर जस्ट कोविड किसी ने खरीदा होगा, कोविड के बाद थोड़े बहुत एक साल के बाद काफी सारी प्राइसेस बढ़ गई कार की, तो किसी ने ना 5 लाख को कार को खरीदा होगा ना, वो 1-1.5 साल के बाद 6-7 लाख में भी बेच सकता, इतनी प्राइसेस बढ़ गई। तो उसमें कार में प्रॉफिट कमाए, बट इट इज व्हाट? पर्सनल इफेक्ट। तो लॉ ने बोला कि पर्सनल इफेक्ट अगर आप बेच रहे हो तो वो कैपिटल असेट नहीं है,
व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस? अगर वो कैपिटल असेट ही नहीं है तो हमारी 3 रिक्वायरमेंट क्या है कैपिटल गेन टैक्सेबल करने के लिए? कैपिटल असेट भी होना चाहिए और उसका ट्रांसफर होगा तभी कहां जाएगा, वरना नहीं जाएगा। अगर मैंने प्रूव कर दिया ये कैपिटल असेट नहीं है तो व्हाट इज द इंपैक्ट? इट इज नॉट टैक्सेबल ही नहीं होगा, ना ही इस हेड में ना ही किसी और हेड, ठीक है, बिकॉज इट इज अ कैपिटल रिसीट्स। बट बाद में गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि पर्सनल वाली जो भी चीज है ना उसमें से भी थोड़ी बहुत चीजें ऐसी है कि जिसमें एक आम आदमी बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेता है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, उसको हम टैक्सेबल करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक्सेप्शन में फिर से एक्सेप्शन डाल दिया। इट मींस वैसे तो पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं है, बट दिस इज एक्सेप्शन। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको क्या अपडेट करोगे, ये कैपिटल एसेट्स है। इन चीजों को थोड़ा बहुत हमने पहले कहीं कवर किया है, कहां देखा था इसको? हाँ, iOS में गिफ्ट में थोड़ा बहुत चेंज होगा। सो क्या क्या है कैपिटल एसेट में, क्या क्या आता है जिसको हम टैक्सेबल करने जा रहे हैं? ज्वेलरी वहां पे भी था, आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट। इसके अलावा भी वहां पे एक दो चीजें थी। ये पर्सनल इफेक्ट का मतलब क्या, यहाँ पे एक्सक्लूजन जो मतलब डे टू डे यूज होने वाली चीज है। इसमें वहां पे अगर आप देखोगे तो देयर इज अ शेयर्स, बट इट इज नॉट अ पर्सनल, इसलिए वैसे भी वो कैपिटल एसेट है ही, उसको पर्सनल नहीं होता कि ऐसा हम रोज शेयर्स लेके घूम रहे हैं ऐसे गले में, नहीं। एंड इवन बिलियन ऑल्सो, जो वहां भी था, बिलियन मीन्स व्हाट, गोल्ड बिस्किट्स, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार्स, तो ये भी कैपिटल एसेट है, भले यहाँ पे नहीं भी लिखा होगा बिकॉज दिस इज नॉट द पर्सनल थिंग्स। तो इन सारी चीजों को लॉ ने बोला ये कैपिटल एसेट है, मगर ये बेचने से अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल गेन में जरूर टैक्सेबल होगा। देख लो आप, ज्वेलरी, ये इन सब चीजों के प्राइसेस ज्यादा होते हैं कई बार। स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, पेंटिंग्स मे बी हैव इन करोड्स ऑफ रुपीज, और जो बड़े लोगों का ब्लैक मनी यहाँ से वहां जाता है ना, मेनी टाइम्स दे आर यूजिंग पेंटिंग्स, पेंटिंग्स बेच के सब काला धन यहाँ से वहां करते हैं, पूरा ब्लैक मनी। देन एनी डाउट अप टू दिस? तो मान लो कि घर का आपने कार बेच दिया, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, व्हाट अबाउट द टैक्सेबिलिटी? इट इज नॉट टैक्सेबल, ये एग्जम्प्ट हो जाए। आपने अपना टूथब्रश बेच दिया, कोई होगा लेने वाला, तो उसने संभाल के रखा है, यूज नहीं करेगा वो, याद 15 रुपए का था हमारा, 1 साल यूज किया था, हार्डली ऊपर थोड़ा बहुत आधा ही बच गया था उसमें ब्रश के ऊपर, फिर भी सामने वाले ने ले लिया 100 रुपए में, एंटी पीस उसके लिए। सो 10 रुपया माइनस जो भी 15 रुपये, 85 रुपीज अवर प्रॉफिट, इट इज नॉट टैक्स्ड। कप, खाली कप, कॉफी पी के रखा था टेबल पे, कोई लेके भाग गया, बट हियर वी कैन नॉट से इट इज अ ट्रांसफर, हमें पैसा नहीं मिला है। हाँ, सोन्याचा कप असेल तर होईल। ज्वेलरी, क्या हम बेचते हैं कभी कभी ज्वेलरी? इवन हम दुकानदार में कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम ज्वेलरी पुरानी वाली लेके जाते हैं। यूजुअली जैसे एक ऐसा ट्रेडिशनल पार्ट बताता हूँ कि यूजुअली जब पहले टाइम घर खरीदा जाता है फर्स्ट टाइम, तो हमारे घर वालों के पास यूजुअली एक ही वेपन होता है कि सब शेयर्स, ज्वेलरी हम बेचते हैं। यूजुअली आपने देखा फर्स्ट टाइम जब हम घर खरीदते हैं तो घर में रखी गई ज्वेलरी, कैश, इन्वेस्टमेंट सब हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू हाउस, तो ज्वेलरी में भी प्रॉफिट हो जाएगा। अराउंड आज के डेट में अराउंड 75 प्लस रेट है गोल्ड रेट, तो काफी लोगों ने 10, 15, 20 हजार के रेट से खरीदा हो, आज वो 75 के रेट से वो बेच रहे हैं, सो देयर वुड बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये टैक्सेबल हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, रूरल एग्रीकल्चर लैंड।
इन इंडिया, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज नॉट अ कैपिटल असेट। ध्यान रखना, ये नहीं है, ये भी नहीं है। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड ये कैपिटल असेट नहीं है। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस? अगर ऐसे आपको रूरल एग्रीकल्चर लैंड इंडिया वाली बेच देते हो और प्रॉफिट आ जाता है आपको, देन देयर विल नॉट बी एनी टैक्स। 1 रुपए का भी आपको टैक्स नहीं देना है गवर्नमेंट को, ना ही इस हेड में टैक्सेबल होगा, ना ही किसी और हेड में टैक्सेबल होगा। सो द क्वेश्चन वाज व्हाट इज द रूरल एग्रीकल्चर लैंड। चलो इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है? रूरल। हाउ विल आइडेंटिफाई दैट इट इज अ रूरल और नॉट इन अ रियल लाइफ? पॉपुलेशन से। पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये गांव है क्या? बट इसके थोड़ा सा बाहर जाओगे, सो देर आर विलेज एरिया सराउंडिंग टू अस। आयत का चिंचवड गांव, गांव है, तेनावत गांव है, तो इट्स नॉट अ रूरल एरिया। ठीक है, तो वैसे नहीं जिसके पीछे गांव लगा होगा गांव ही रहेगा सर। तो आपको सिटी के बाहर जाना है, लाइक से हिंजवड़ी इज नॉट इन द पीसीएमसी, इट इज आउटसाइड द पीसीएमसी, सो हिंजवड़ी इज अ विलेज एरिया। उसके आगे पिरंगुट विलेज एरिया, योर लवासा सिटी, या वहां जाते समय जितने आपको गांव लगते हैं, ऑल दीज आर द विलेज एरिया। यहाँ पर लोनावला की तरफ जाते हो और या खंडी वगैरह वो साइड, अंडर डेवलप्ड एरिया, यू माइट हैव सीन। अंडर डेवलप एरिया समझते हो ना, हमारे जितनी वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, सिंपल गांव रहेगा, जेडपी की स्कूल रहती है, जेडपी मतलब जिला परिषद की स्कूल, गवर्नमेंट की स्कूल रहती है, वो चड्डी पहन के बच्चे जाते हैं वहां पे, चलते चलते 2-2, 3-3 किलोमीटर, या यूजुअली ट्रैवल भी करेंगे तो जो लाल कलर की बस होती है, हाँ लाल परी, उससे उनको ट्रैवल करना पड़ता है। एंड ऑल द बेसिक फैसिलिटीज ओनली देयर। कई गांव में नेटवर्क भी नहीं है, और काफी सारी जगह पे हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी भी ना हो आज के डेट में भी, तो वो हो सकता है शायद रूरल एरिया हो, जो हम देख लेंगे। दूसरा एग्रीकल्चर लैंड। So the land which is cultivated for agriculture purpose is usually said as agriculture land, as well as on official records, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी वो एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें जब होगी, रूरल वाली भी होनी चाहिए और एग्रीकल्चर भी होनी चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे हम? कैपिटल असेट नहीं है। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस? ये टैक्सेबल नहीं होने वाले। तो ये क्या है देखते हैं। एग्रीकल्चर लैंड तो ओके, बट व्हाट इज द रूरल एरिया? तो ये यहाँ पे डिफाइन किया गया। अच्छा, इसको थोड़ा चेंज कर देना, आई थिंक ये 2011 होगा। देखो मैं आपको एक लेटेस्ट पॉपुलेशन सेंसस, ठीक है, इसके ऊपर आने के बाद देखते हैं। सो हाउ टू डिसाइड वेदर इट इज अ रूरल एग्रीकल्चर लैंड और नॉट? सो पहला उन्होंने बोला इट इज नॉट सिचुएटेड इन एनी एरिया व्हिच इज विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन हैविंग पॉपुलेशन नॉट लेस देन 10,000 एट फर्स्ट। तो पहला आपको यहाँ पे देखो एक डायग्राम बनाना है। द फर्स्ट सर्कल विल बी एक ऐसा गांव, ऐसा विलेज एरिया जिसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है। So it is a city area village within the jurisdiction of municipality. अगर इस एरिया का पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है और इस एरिया के अंदर अगर आपकी जमीन है, कौन सी वाली? एग्रीकल्चर लैंड, तो वो अर्बन मानी जाएगी, रूरल नहीं मानी जाएगी। तो सर्कल के बाहर रूरल, गांव के अंदर अर्बन, गांव के बाहर रूरल, ये पहला सर्कल हो गया। सो हियर आउटसाइड वी कैन से रूरल लैंड, ठीक है, और अंदर अर्बन वाली हो। सेकेंड सर्कल,
यहाँ की पॉपुलेशन जो है मोर देन इक्वल टू 10,000 बट लेस देन 1 लाख। इसको ऐसा एक्यूरेट किया जाए। 10,000 टू 1 लाख, इतना एग्जैक्टली नहीं आएगा आपको 10,000। हाँ, so second area is the population is more than 10,000 but less than 1 लाख। मुझे बताइए इस गांव के अंदर जो जमीन होगी वो कौन सी होगी? अंदर वाली। गांव बड़ा है, 10,000 से ऊपर वाला ही। एक बार ऊपर ही बोल दिया, 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन होगा और उस गांव में कोई भी जमीन होगी, गांव के अंदर है, तो कौन सी? अर्बन। और बाहर होगी वो रूरल। नीचे वाले सर्कल में भी पॉपुलेशन कितना है? 10,000 से ज्यादा है बट बिलो 1 लाख, उसके अंदर जो भी होगा वो क्या होगा? अर्बन होगा। और बाहर वाला रूरल। ठीक है, बट यहाँ पे लॉ ने बोला इसके अंदर जो होगा वो अर्बन होगा और इसके बाहर 2 किलोमीटर तक इसको भी अर्बन माना जाएगा। इस सर्कल के बाहर आपको कितना जाना है? 2 किलोमीटर तक जाना है। और उस 2 किलोमीटर के एरिया में जितनी लैंड होगी उसको भी हम क्या ट्रीट करेंगे? अर्बन, एज पर इनकम टैक्स लॉ। इन अदर लॉ इट माइट बी द रूरल एग्रीकल्चर लैंड, बट इनकम टैक्स लॉ उसे क्या मानेगा? अर्बन ही मानेगा। थर्ड सर्कल, पॉपुलेशन 1 लाख टू 10 लाख, ऊपर 1 लाख तक था। ये थोड़ी सी बड़ी सिटी। इसके अंदर जो लैंड होगी वो कौन सी होगी? अर्बन ही होगी। इसके बाहर हमें जाना है 6 किलोमीटर। और इस एरिया को कहा जाता है अर्बन एरिया। मेक ऑल दिस सर्कल्स, बनाना है आपको उसमें तो। सो ये थोड़ी सी बड़ी सिटी। एंड द नेक्स्ट वन, अब मोर देन 10 लाख वाला, द पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख। इसके अंदर होगा वो क्या होगा? दिस द एरिया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड। इसके अंदर जो होगा वो तो अर्बन होने ही वाला है, लेकिन इसके बाहर 8 किलोमीटर तक इसे भी अर्बन माना जाए। हो गया ये? इज इट डन? नाउ लेट्स सी, हमारे पीसीएमसी का पॉपुलेशन कितना है? क्या है? कौन काउंट करे? कहीं सुना हो? पॉपुलेशन ऑफ रिच।
ये कितना हो गया 1.72 मिलियन, 17 लाख। ये सेंसस नहीं, अप्रोक्सीमेटली इट इज एस्टिमेटेड, इट्स मोर देन 10 लाख। हमें एक्चुअल काउंट नहीं करना है, नहीं तो काउंट करते करते और 10-12 बढ़ जाते हो, ठीक है, या उससे ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमारा ये कौन सा वाला सर्कल आता है, लास्ट वाला। ऐसा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जहां की पॉपुलेशन कितना है, 10 लाख से ज्यादा है। विल वेरीफाई सम अदर्स आल्सो। लोनावाला, इट्स अराउंड सेइंग 60,000, बट थोड़ा ज्यादा होगा, चलो, बट बिलो 1 लाख ही है। वो बाहर के गेस्ट आते हैं वो छोड़ना पड़ता है, पॉपुलेशन हम बाहर वालों में काउंट नहीं करते, जो प्रॉपरली म्यूनिसिपल एरिया में रहते हैं वो बिलो 1 लाख है। तो कौन सा वाला सर्कल, 10,000 से लेकर 1 किलोमीटर तक। देन कोल्हापुर, इट्स अराउंड 5 लाख, 5.5 लाख, मतलब 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में, थोड़ा 19-20। ये सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट वाला सर्कल आ गया। पुणे का कितना होगा, क्या लगता है, पुणे मोर देन 10 लाख, इसलिए हमने 2-3 कॉम्बिनेशन देख लिए। तो वो सेकंड लास्ट वाला है, 1 लाख टू बिटवीन 10 लाख के बीच में कोल्हापुर का पॉपुलेशन होगा। तो कोल्हापुर के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में जो भी एग्रीकल्चर लैंड होगी वो वाले, हमारे पीसीएमसी में जो भी एग्रीकल्चर लैंड है, लास्ट टाइम मैंने बताया था कहाँ कहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है, विल फाइंड इन रावेत्री है। आए का शेती आए, चिखली, मोशी, किवड़े, पुनावड़े। हाँ, कई बार ऐसा कि सामने सामने हमें दुकानें दिखती है, बट उसके बैक साइड में एक्चुअल में रियल में एग्रीकल्चर लैंड है। या अगर आप हाई राइज में अगर आप रहते होंगे सोसाइटी में, तो वहां से आपको दिखता होगा व्यू एग्रीकल्चर लैंड। तो ये सारी जमीन जो पीसीएमसी एरिया के अंदर है, ये कौन सी मानी जाएगी, ये लास्ट वाले की सर्कल के अंदर है, इट्स अ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, पीसीएमसी एरिया पे वापस आते। बट इसके बाहर लॉ क्या बोल रहा है, इसके बाहर भी, ये जहां पीसीएमसी एरिया खत्म हो जाता है उसके बाहर भी 8 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है, उस एरिया में भी जो एग्रीकल्चर लैंड है, इवन दो इट इज एक्चुअली नॉट इन पीसीएमसी, बट फिर भी हम उसे क्या मानेंगे, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ऐसा माना जाएगा। रीजन बीइंग उसका इंपैक्ट, उस सिटी का इंपैक्ट उस बाहर वाले जमीन पर रहता है। चलो मुझे बता दो, पीसीएमसी खत्म होने के बाद नियर बाय एरिया विच इज अ विलेज एरिया बता दो। हिंजौड़ी छोड़ के, वो तो ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है, अदर देन हिंजौड़ी। वो भी काफी बड़ा है वैसे तो, एनी स्मॉल विलेज। ये रहा हमारा पिंपरी चिंचवड़, रेड कलर का जो दिख रहा है। मैं थोड़ा इस तरफ का मैं बता देता हूँ आपको जो मुझे पता है। ये ओपन हो रहा है। यहाँ की तरफ चलते हैं। हाँ, यू नो अबाउट द गहुंजे क्रिकेट स्टेडियम। हाँ, वो गहुंजे कहाँ पर, देखो ये लाल लाइन है ना, यहाँ तक पीसीएमसी का बॉर्डर, यही हमारे पीसीएमसी। इसके बाहर जो है ना, उस डॉट डॉट लाइन के बाहर, इट इज नॉट अ पीसीएमसी एरिया। एनीवन स्टेइंग इन दैट एरिया नियर बाय, क्या होते हैं बस। सो द गहुंजे इज अ विलेज, अगर आपको पता होगा, वो आज भी विलेज एरिया है, इट इज नॉट इन द पीसीएमसी। जो हमारा क्रिकेट स्टेडियम है वो गहुंजे में आता है, वो भी पीसीएमसी के हद में नहीं आता है एग्जैक्टली। देखो यू विल फाइंड ऑन द बॉर्डर, थोड़ा सा ही बॉर्डर, यहाँ से वो संभाजी चौक से भी कम बॉर्डर है, तो यहाँ पे स्टेडियम पड़ता है और वहां पे पीसीएमसी की हद खत्म हो जाती है। सिम्बोसिस कॉलेज वो क्यूले में, दैट इज इन पीसीएमसी, बट वो क्रॉस करते ही जो एरिया आता है, देन यू ऑल दिस फाइंड
ये दारुमरे, सांगवड़े, गोडुमरे, शिरडी साई बाबा लगे ना, प्रति शिरडी, ये भी पीसीएमसी के बाहर जाता है क्योंकि यहाँ बॉर्डर है और यहाँ पर ये एरिया है. सो ऑल दिस एरिया इज आउटसाइड द पीसीएमसी बॉर्डर. तो मुझे बता सकते हो, चलो मैंने मान लो कि मैंने यहाँ पर जमीन बेची है धामने में, ये मेरे पास कई बार केसेस ऐसे आते हैं एंड सम फार्मर कम्स टू मी एंड से सर मैंने अभी लैंड बेचा है 5 करोड़ में, 1 एकड़, कि सर मुझे टैक्स आएगा, ये कितना टैक्स आएगा वो. तो यूजुअली वो 2-3 लोगों के पास जाके आ जाता है एंड किसी ने 50 लाख बोला है यार, लाइक से बार्गेनिंग की तरह वो ट्रेड करता है. चलो ये सीए वाला कितना बोल रहा है, 60 लाख, हा चांगला आहे. चला दुसऱ्या सीए हा किती म्हणते 50, हा चांगला आहे. अजून 1-2 बघू तर अजून स्वस्त मिळेल आपल्याला. सो ऐसे करते करते वो 1-2 लोगों के पास घूम के मेरे पास आ जाता है. तो उसके ऊपर टैक्स बताया होता है, किसी ने 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख. नाउ इट कम्स टू मी. तो फिर मैं चेक करता हूँ पहले जर्नी की इस केस में. तो मुझे चेक करना क्या है, ये धामनी एरिया में फर्स्ट चेक करना है कि क्या वो एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं. सो प्रैक्टिकली हाउ आई आइडेंटिफाई, उसका 7 टोल एक्स्ट्रा, 7-12 उतार, वो मैं दिखा दूंगा कि उसके ऊपर क्रॉप लिखा होता है. इन द नेक्स्ट पेज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं कि उसके ऊपर उस लैंड का क्रॉप लिखा होता है कि इस लैंड में कौन सा क्रॉप लिया जा रहा है. तो वहां पे दिखाई देता है कि ये कल्टीवेटेड लैंड है या नहीं है, या अगर कुछ नहीं हो रहा है वहां पे खाली पड़ी हुई है, सो यूज करते पड़, मराठी में पड़, पड़ी की जमीन जिसपे कुछ एक्टिविटी नहीं हो रहा है. सो आई विल फर्स्ट आइडेंटिफाई कि उसके ऊपर क्रॉप है कि नहीं. ये तो हो गया ऑफिशियल रिकॉर्ड. एक मैं क्वेश्चन उससे पूछता हूँ कि ठीक है इसके ऊपर तो लिखा हुआ है, बट वेदर यू आर एक्चुअली कल्टिवेटिंग द लैंड, सच में वहां पे खेती करते हो कि यहाँ पे ग्राउंडनट लिखा है, ज्वार, शुगर केन. हाँ बोलते हैं हाँ सर हमारा वहां पे खेती चल रहा है, खेती आजू बाजू में सब जगह पर खेती है, रोड वगैरह कुछ भी नहीं. अब मुझे ये चेक करना है कि ये वाली एग्रीकल्चर लैंड रूरल है या नहीं. अगर मैंने प्रूव कर दिया वो रूरल है तो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगी, बिल्कुल भी टैक्स नहीं आएगा. लेकिन अगर वो विद इन अर्बन एरिया में आ गया तो टैक्सेबल. सो ये ढूंढना कैसे, देखो मैं मैप पे ढूंढ लेता हूँ. आई यूजुअली आस्क फॉर द लोकेशन, वो आपकी जो जमीन है उसका लोकेशन मुझे भेज दीजिए. सो लेट्स से कि यहाँ पर है, ठीक है. यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, मेजर डिस्टेंस, और यहाँ से सबसे नजदीक वाला पीसीएमसी का बॉर्डर ये नजर आ रहा है शायद, है ना. एट द बॉटम यू विल फाइंड द डिस्टेंस, कितना है 4.17 किलोमीटर. मैं बोलूंगा अरे आपकी जो मामोडी एरिया है वहां से आपकी जमीन कितनी है, मतलब कितने दूर है. सो वो क्या बताता है, देखो ही से सर 9 किलोमीटर है. कितना, कैसे सर, रुको मैं भी बताता हूँ. 2 व्हीलर बैठ, चलो बैठ जाओ सर पीछे. ही विल स्टार्ट द व्हीकल, फिर वो यहाँ पे तो शायद देखो ये वाले रोड होंगे, यहाँ से वहां जाएगा, ऐसा घूम घूम फिर के फिर यहाँ से करके यहाँ लेके आएगा, बिकॉज इट इज एक्चुअल रोड ऑन अ ग्राउंड, वही रोड है पूरा घूम फिर. तो मैं चेक करता हूँ 9 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया. बट लॉ ने बोला है ये अप्रोच रोड नहीं, इनिशियली इट वाज द अप्रोच रोड. लॉ में ऐसा ही था कि जो सबसे नजदीक वाला रास्ता है जिससे आप कोई भी गाड़ी वगैरह जा सकती है छोटी वाली, वो वाला रोड. लेटर ऑन दे हैव अमेंडेड विद द लॉ एरियल डिस्टेंस. फिर लोगों ने पूछा एरियल डिस्टेंस क्या होता है, तुम्हारा माहिती है एरियल डिस्टेंस. तो उन्होंने एक सर्कुलर इशू कर दिया बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन. फिर उन्होंने बोला इट इज अ क्रो डिस्टेंस. एरियल डिस्टेंस मीन्स क्रो डिस्टेंस. अजून कंफ्यूजन, ही क्रो डिस्टेंस क्या है. तो फिर उन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया, अगर किसी कौवे को, कौवा बता क्रो, उसको अगर मैं इस बॉर्डर पे खड़ा करता हूं, बेटा तो यहाँ खड़ा रहे, और तेरे को यहाँ जाना है, तो कैसे जाएगा वो, तो रास्ते रास्ते से जाएगा कि ऐसे कौवा ये रहा रोड से, हम मुझे रोड पता नहीं, ऐसा घूम फिर के वो कौवा चला गया नीचे, रोड देख देख कर बोर्ड देख देख कर जा रहा है, ऐसा होगा क्या. नहीं, कोई भी कौवा जो होता है वो आलसी होता है, वो स्ट्रेट जाएगा. उसको पता है ना इस लोकेशन पे मुझे जाना है, एक बार बता दिया, हरी झंडी दिखा दी, हाँ चलो यहाँ आना है तुझे. सो विल नॉट गो लाइक रोड, ही विल गो स्ट्रेट अवे. इवन फ्लाइट का भी नहीं, फ्लाइट के भी स्पेसिफिक डायरेक्शंस होते हैं, फ्लाइट का भी नहीं. क्रो डिस्टेंस ही उन्होंने बोला है
यहाँ से वहां जाने तक का जो क्रो के लिए डिस्टेंस लगेगा ये इतना लगेगा नीचे वाला, कौवा ऐसे जाएगा तो 4 किलोमीटर पर है, तो कौवा जाके वापस आएगा बोलेगा सर ये लैंड ना 4 किलोमीटर ही, रिटर्न जर्नी 8.5 किलोमीटर हो गई। तो हम क्या बोलेंगे, दिस लैंड, द लैंड लोकेटेड इन दिस धामनी इज विद इन द अर्बन एरिया माना जाएगा, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होगी। तो व्हाट अबाउट द एग्जम्पशन, नहीं मिलेगा उसे एग्जम्पशन। अब ये दूसरा वाला लैंड देखो, एक इंसान की लैंड ना यहाँ पर थी, ये ना चांदखेड़, ये यहाँ पर बॉर्डर पे, मतलब चांदखेड़ में ही थी बट इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ बॉर्डर। तो जस्ट चेक कर लेते हैं। विच इज द नियरेस्ट पॉइंट डू यू फाइंड, इधर इधर रखो या इधर, ये वाला 7 पॉइंट, हाँ थोड़ी सी और होगी। मेरे क्लाइंट का बराबर आया था 8.2 किलोमीटर, चांदखेड़ में थी बट इट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ द दिस साइड। ये मतलब चांदखेड़ एक ऐसा एरिया है उसका थोड़ा बहुत हिस्सा 8 किलोमीटर के बाहर जाता है, और काफी सारा मेजर एरिया इट कम्स विद इन द 8 किलोमीटर। हाँ उसके बाहर अगर कोई लैंड बेचता है, अब थोड़ा और दूर जाएंगे, हाँ ये यहाँ पे राजवाड़े वगैरह यहाँ पर, या ये वाला एरिया है, ठीक है। सो इफ वी फाइंड दिस, ये नजदीक वाला, सी दिस, ये नियरेस्ट लग रहा है, इट इज बियॉन्ड 8 किलोमीटर। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी प्लॉट बेच देते हो, सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस, इफ इट इज एग्रीकल्चर लैंड एंड इट इज आउटसाइड द 8 किलोमीटर, एरियल डिस्टेंस 8 किलोमीटर से ज्यादा है, तो मैं क्या बोलूंगा इस लैंड को, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस, इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, तो क्या होगा, ये टैक्सेबल बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। हाँ अभी आपका जो फेमस एरिया है देखो यहाँ पर है, ये सब टाकवे कामशेत वे आप घूमने के लिए जाते हो, एरिया जाता तुम्ही फिरायला, लोनावड़ा, हाँ लोनावड़ा के अंदर क्या करना आपको, लोनावड़ा इज हैविंग इट्स ओन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसका पॉपुलेशन हमने कितना देखा था, बिलो 1 लाख। लोनावड़ा के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया के अंदर जो आएगा वो अर्बन, और अर्बन के बाहर कितना किलोमीटर आपको जाना है, 2 किलोमीटर, उसके बाहर जो कुछ भी बच जाएगा वो सब कुछ क्या बन जाएगा, रूरल। हड़सी, हाँ ये भी एक टूरिस्ट पॉइंट आई थिंक है ना, देखते हैं कि वहां पे अगर कोई जमीन बेचता है तो क्या होगा उसके साथ। इट्स 17 किलोमीटर, काफी दूर है। सो नियर बाय हड़सी एरिया, आधे से एक्चुअली वो शुरू हो जाएगा। कोई भी अगर एग्रीकल्चर लैंड है कोई बेच रहा है, इवन आपने खरीद कर भी उसे बेच दिया, इट्स एग्रीकल्चर लैंड, सो इट्स बिकम अ रूरल एग्रीकल्चर लैंड, मे बी करोड़ ऑफ रुपीज में बेची जा सकती है, वहां पे जाके देखोगे तो प्लॉट भी महंगे। सो इट शुड बी एग्रीकल्चर लैंड विच इज कल्टिवेटेड, आप उसे बेच दोगे भले 10-20 करोड़ का भी प्रॉफिट हो गया, सो इट इज एग्जम्प्टेड, नो टैक्स लायबिलिटी विल बी देयर, ठीक है। आई होप इट इज अंडरस्टूड नाउ। अच्छा अच्छा यहाँ पर ठीक है, इसको मैं बाद में ले कर लेता हूँ। So like say clients are sending like this, ठीक है, तो इसका मुझे वो पहले चेक करना है, हाउ टू चेक द टैक्सेबिलिटी एंड एवरीथिंग। हाँ भी वो मैं क्या करूँ, वहाँ पे लोकेशन पे जाऊंगा, वो होता है क्या रहता है वो नंबर न्यूमेरिकल में, गूगल मैप का लोकेशन का न्यूमेरिकल में होता है वो मैं ढूंढ के कॉपी पेस्ट करके फिर वो एरियल डिस्टेंस काउंट कर लूंगा, एंड अकॉर्डिंगली आई विल गाइड टू द क्लाइंट की हाँ तो एग्रीकल्चर है
ये तो प्रूव हो गया, बट इट्स वेदर इट इज अ रूरल और ठीक है ना। एनी डाउट इन दिस पार्ट? अच्छा, और एक चीज, मान लो ये बहुत दूर है, हड़सी एरिया में, जैसे एक आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हड़सी एरिया इज फार अवे। हड़सी एरिया में कोई प्लॉट है, इट्स नॉट एग्रीकल्चर लैंड, इट इज अ नॉन एग्रीकल्चर लैंड। सो व्हाट अबाउट द टैक्सेबिलिटी? वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल एसेट में क्या कवर नहीं होता? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। तो एनए प्लॉट होगा, नॉन एग्रीकल्चर होगा या इंडस्ट्रियल प्लॉट होगा, वो सारी चीजें टैक्सेबल बन जाएगी। ठीक, नेक्स्ट पार्ट, ट्रांसफर पर पहले आते हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी कवर अप कर सकते हैं। टाइप ऑफ असेट, इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट आया है। सो यहाँ पे जो लिस्टेड है सिक्योरिटीज, जितना हाईलाइट करवा ला उतना लिख दो। 12 सिक्योरिटीज लिस्टेड, उसके लिए क्राइटेरिया है 12 मंथ्स का लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बनाने के लिए। तो सिक्योरिटीज में आता है जैसे आपके शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, ये सारी चीजें सिक्योरिटीज में आती है। और ये अगर लिस्टेड है, कहां पर लिस्टेड है? इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। गिव मी द 2 3 स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी, एनएससी, पुणे स्टॉक एक्सचेंज भी है, पता है, जिसपे यूजुअल ट्रेडिंग तो ज्यादा होता नहीं। तो ये स्टॉक एक्सचेंज है, इस पे अगर सिक्योरिटीज लिस्टेड है तो इसे कहा जाता है लिस्टेड सिक्योरिटी। अगर आपके पास कोई भी ऐप है जिससे आप शेयर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, दैट इज द स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका 12 महीने का क्राइटेरिया है। मतलब किसी शेयर को खरीदकर, लिस्टेड वाले शेयर्स को खरीदकर आप अपने पास 12 महीने से ज्यादा होल्ड करते हो फिर बेचते हो, तो इसको माना जाएगा लॉन्ग टर्म। और 12 महीने के अंदर ही आप उसे बेच दोगे तो उसे माना जाएगा शॉर्ट टर्म। तो मान लो कि आपने 4 दिन पहले कोई शेयर खरीद लिया और आज बेच दिया, सो व्हाट इज द होल्डिंग पीरियड ऑफ दिस असेट? शॉर्ट टर्म। तो इससे आने वाला जो भी कैपिटल गेन होगा वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपके पास लैंड, बिल्डिंग, ऐसी कोई चीज है या अनलिस्टेड शेयर्स है, तो उसके लिए क्राइटेरिया है 24 मंथ्स। अनलिस्टेड शेयर्स जैसे कि कई बार शुगर फैक्ट्री के शेयर्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स, ये अनलिस्टेड होते हैं, दीज आर नॉट देयर इन द स्टॉक एक्सचेंज। या लैंड, बिल्डिंग, इसके लिए होल्डिंग पीरियड 24 मंथ्स, सो अराउंड 2 इयर्स। तो मान लो कि आपके फादर ने 10 साल पुराना घर आज बेच दिया कुछ नया खरीदने के लिए, सो होल्डिंग पीरियड मोर देन 2 इयर्स। तो लॉन्ग टर्म रहेगा या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। किसी ने पिछले साल में खरीदा था, इस साल में बेच दिया, शॉर्ट टर्म, विद इन अ 2 इयर्स स्पैन। अच्छा, इसके अलावा जो कुछ बच जाएगा उसके लिए 36 मंथ है। गोल्ड कहाँ आएगा, कौन से कैटेगरी में? 36 मंथ्स में आएगा। यू आर लाइक से पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बिलियन, ये सारी चीजें कहाँ आने वाली है? 36 मंथ्स के कैटेगरी में आ जाएगी। तो यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल वो लिख देना, अदर असेट्स में लाइक से गोल्ड, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, एक्सेट्रा। सो हाउ टू आइडेंटिफाई द 12 मंथ्स पीरियड, डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ सेल। इसमें देखना है आपको, एग्जैक्ट काउंट यहाँ नहीं करना है आपको, एक अच्छी बात है कि सर इसमें आ गया 11 महीने 10 दिन, ऐसा कुछ काउंट नहीं करना आपको, सिर्फ देखना है वेदर इट इज लेस देन 12 मंथ्स, 24 मंथ्स और मोर देन, बस। चलो लेट्स सी द एग्जांपल, पहला वाला एग्जांपल, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल असेट्स और नॉट। चलो उसके सामने लिखना है यस और नो में, ये असेट्स है कि नहीं लिखना है। पहला, इक्विटी शेयर्स, यस। डायमंड नेकलेस, यस। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, उसके सामने यस लिख देना। ड्राइंग, पेंटिंग, पर्सनल कंप्यूटर, आपके घर में जो कंप्यूटर है वो, नो।
ये बेचने से अगर कुछ प्रॉफिट हो गया टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद ज्वेलरी, ज्वेलरी क्यों नहीं है? हाँ, वो शॉप की जो ज्वेलरी शॉप है वहां रखी गई ज्वेलरी है, उसने उस ज्वेलरी को क्यों खरीदा है? विद द इंटेंशन टू सेल, उसके लिए वो क्या है? स्टॉक है, तो ये असेट नहीं है। ये कौन से में जाएगा अगर वो बेचेगा? तो पीजीबीपी में। आखिरी वाला है क्या? नहीं। नेक्स्ट, नीचे वाले पार्ट में आपको बताना है कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। चलो लिख लेना है आप लोगों को, 1 to 4 लिख लो पूरा कंप्लीट। शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट या लॉन्ग टर्म? फास्ट। डन। ऋतुजा झालं? श्रावणी बताओ पहला। फर्स्ट वन शॉर्ट टर्म, तो जुलाई 21 को, तो ये क्या है? ज्वेलरी है, इसके लिए होल्डिंग पीरियड, तो यहाँ पर ये कम है या ज्यादा है? 36 मंथ से कम है, तो ये क्या बन जाएगा? शॉर्ट टर्म। दूसरा है शेयर्स, व्हाट यू हैव अज्यूम, लिस्टेड और नॉन लिस्टेड? वैसे भी कुछ भी अज्यूम करोगे तो उन्होंने 2 महीने में ही बेच दिया। तीसरा घर है, 2 साल के बाद बेचा है। लास्ट वन क्या है? नॉट असेट, एग्जाम मत बोलना, ये असेट ही नहीं है, तो ना ही शॉर्ट टर्म होगी ना ही लॉन्ग टर्म। नो, कम टू द ट्रांसफर डेफिनेशन। असेट इज डन, समझ में आया असेट। व्हाट अबाउट योर क्लॉथ, कपड़े, कपड़े तुमचे नॉट असेट, इज कवर्ड अंडर पर्सनल इफेक्ट, और पर्सनल इफेक्ट में हमारा क्लॉथ कहीं पर भी एक्सेप्शन में नहीं आता। अच्छा, पूरा शर्ट आपका गोल्ड का बनाया गया है, पूरा गोल्ड से बनाया गया है। सो द डेफिनेशन ऑफ ज्वेलरी उन्होंने बोला है एनीथिंग विच इज मेड अप फ्रॉम प्रेशियस मेटल और स्टोन। हमारे यहाँ पे एक था ना, भोसरी में एक पर्सन था, ही वॉज हैविंग गोल्ड शर्ट, चला गया बेचारा। हाँ, कुठे गेला ते? बहुत दूर चले। तो ही वॉज हैविंग एक्चुअली गोल्ड शर्ट। फिर वो एक गोल्ड मैन है, 2 भाई भाई है, और चौरे इथे पिंपरीतले आहेत, माहिती आहेत ना ते? पिंपरी चिंचवड में, पिंपरी में रहते हैं वो लोग, मैं उनसे मिला भी हूँ एक एक बार, ओकेजनली ऐसा एक फंक्शन में। सो गोल्ड, उनकी गाड़ियों का कलर भी पूरा गोल्डन कलर है, काफी सारी चीजें सब गोल्डन वाली उनकी। सो ह्यूज गोल्ड, उनकी गाड़ी गोल्ड की है, लेट्स अज्यूम,
तो वैसे तो कार असेट नहीं है पर्सनल वाली, बट बाद में उन्होंने बोला था कि जो भी आप गोल्ड से बनाओगे उसको हम ज्वेलरी में या ट्रीट कर देंगे, हम कैपिटल असेट में कवर अप कर देंगे। हाँ, जैसे नो इट इज नॉट अस, बट उसका रीसेल का वैल्यू वैसे भी नहीं आता। रीसेल वैल्यू, रीसेल खरीदने के बाद आप उसे सेकेंड हैंड करके बेचोगे तो देखो, अगर वो ऐसे बैग खरीदने वाला जो इंसान है इतने पैसे दे रहा है वो अमीर ही इंसान होगा, और अमीर इंसान सेकेंड हैंड नहीं खरीदती यूजुअली है, मैं यूजुअल बोला हूँ, ओकेजनली इट मे बी पॉसिबल, बट अगेन इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, इज नॉट लायबल फॉर अ टैक्स। भले महंगा भी होगा, 25-30 लाख का भी होगा। हाँ, सिर्फ उन्होंने वो गोल्ड के बारे में बोला, कोई भी चीज ऐसे प्रेशियस मेटल से बनाई गई होगी जिसका वैल्यू उस मेटल की वजह से बढ़ रहा है, जैसे पर्स है, कुछ उसमें होता है गोल्ड सिल्वर का, शायद नहीं भी, मतलब उस पर्स की जो ज्यादा वैल्यू है ओनली बिकॉज ऑफ मे बी द क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड अ ब्रांड, उसकी वजह से वैल्यू ज्यादा है, नॉट बिकॉज ऑफ गोल्ड और सिल्वर और मेटल, तो उसको हम असेट में ट्रीट नहीं करेंगे। बट किसी पर्स का वैल्यू उसके अंदर लगाए गए मेटल से बढ़ रहा है कि उसकी चेन आपने गोल्ड की लगा दी, फिर लॉक भी है और ऐसे पट्टा है वो सब गोल्ड का है, इसलिए उस पर्स की वैल्यू बढ़ रही है, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स ब्रांड, देन विल कंसिडर एज अ ज्वेलर। नाउ द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर, जैसे हमने ऊपर बोला था कि असेट को सेल करना नहीं, असेट को अगर आपने ट्रांसफर कर दिया देन इट इज टैक्सेबल अंडर द कैपिटल गेन। तो क्या है ट्रांसफर? इट इज ए इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव समझते हो ना, इसमें क्या क्या आ जाता है। पहला है सेल, ये जब हमारा सप्लाई टॉपिक हुआ था पैरेलल, ये जीएसटी में भी काम में आएगा, 1-2 दिन में ये भी चीज आ जाएगी। चलो, हाउ विल डिफाइन द सेल, डिफाइन करो बस एवढंच, सेल को थोड़ा सा 1-2 लाइन में तो डिफाइन करो, कोशिश करो। सेल ऑफ गुड्स एट, सेल डेफिनेशन भूल गए, अभी फाउंडेशन में था इंटर में इसलिए भूल गए हो। So nothing but we can say as a transfer of goods or title in a goods against consideration with the intention of the buyer as well as seller। ये 3-4 चीजें मौजूद होना बहुत जरूरी है सेल में, कि देने वाले की इच्छा मतलब बेचने वाले की भी इच्छा होनी चाहिए, खरीदने वाले की भी होना चाहिए, मैंने कुछ तो पास ऑन कर दिया टाइटल ऑफ द गुड्स और सामने वाले ने मुझे क्या दे दिया, कंसिडरेशन, देन वी कैन से एज अ सेल। एक्सचेंज, give me the example that we are exchanging something। ये तो सेल तो ठीक है, हमने पैसे ले लिया और कुछ बेच दिया। एक्सचेंज को भी उन्होंने ट्रांसफर में डाला है। कभी आपने कुछ एक्सचेंज किया है? ज्वेलरी एक्सचेंज करते हैं हम, पुरानी वाली लेके जाते हैं और नई वाली खरीद के लाते हैं। तो पुराने वाले ज्वेलरी को आपने बेचा नहीं है, आपने क्या किया, एक्सचेंज किया। लॉ सेज द ट्रांसफर इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑल्सो। तो अगर आपने पुराने वाले ज्वेलरी को गोल्ड शॉप में दे दिया, इसका मतलब ऐसा है कि आपने पुराने वाले ज्वेलरी को ट्रांसफर किया है एंड इट इज लाइबल फॉर अ कैपिटल गेन। हम एक आम आदमी क्या सोचता है, जैसे आपके पेरेंट्स क्या सोचेंगे, 15 साल पहले मैंने गोल्ड कॉइन या ज्वेलरी ली थी, कोई भी ज्वेलरी, आज उसको मैं एक्सचेंज करके थोड़ा और पैसा डाल के मैं मेरी बेटी के लिए वाइफ के लिए नया वाला ज्वेलरी पैटर्न ले रहा हूँ। क्या आम आदमी कहीं पर भी ऐसा सोचेगा कि इसमें मुझे प्रॉफिट हो गया, पुराना दिया और नया वाला लिया है, उसमें काहे का प्रॉफिट? बट द लॉ सेज यस, एक्सचेंज इज आल्सो ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर एंड लाइबल फॉर अ कैपिटल गेन। तो इसका वर्किंग देखो कैसे होगा। पुराने जमाने में 15-20 साल पहले आपके फादर ने उस ज्वेलरी को 1 लाख में बनाया था, ऑल विथ मेकिंग चार्जेस एंड एवरीथिंग। आज जब वो एक्सचेंज करने जा रहे थे तो जो बिल बनाता है ज्वेलरी शॉप, वो पता है क्या करता है, नया वाला ज्वेलरी वो बोलेगा 8 लाख रुपए, पर क्या करो तो माइनस एक्सचेंज वैल्यू ऑफ ओल्ड ज्वेलरी लेट्स से 7 लाख रुपीज, और बाकी बचा हुआ 1 लाख वो आपसे कैश में लेता है, कैश या चेक, ऑनलाइन डीडी जो भी होगा या गूगल पे। तो पुराने वाले ज्वेलरी की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की उसने, 7 लाख रुपए। लॉ सेज दिस इज द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर।
तो इनकम टैक्स लॉ ऐसा बोलेगा, आपने अपने ज्वेलरी को 7 लाख में बेच दिया, खरीदा कितने में था 1 लाख में, और बेचा कितने में 7, 6 लाख इज योर विच गेन, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, 15 साल पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है 20%। दिस द फैक्ट। तो जो भी आपका 6-7 लाख रुपए आ रहा है उसके ऊपर 20% टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना। कभी आपने ऐसा सोचा भी होगा सपने में भी कि पुराना देखकर नया लेकर आ गए, मम्मी को पुरानी वाली डिजाइन पसंद नहीं थी, हो सकता है 3-4 साल पुरानी, अभी नया कुछ तो टीवी सीरियल में देख लिया, मम्मी मनातेच पाहिजे तो मम्मी लेके जाएगी पापा को दुकानदार के पास और बोलेगी ये वाली ज्वेलरी चाहिए, तुमचे जास्त पैसे मी खर्च करणार नाही, जुनं देऊन नवीन घ्यायचं आपल्याला, तो पुराना वाला दे देती पापा को, फिर भी 50-60 हजार रुपए 1 लाख रुपए तक का नुकसान तो होने ही वाला है, वो एक्स्ट्रा पे करेंगे। आते समय ऐसा कुछ सोच के कि बहुत फायदा हो गया, उल्टा पापा गम में ही होंगे, नुकसान करवा दिया मेरा। might be the weight of the both the jewelry are same, but because of that making charges and some deduction extra 1 लाख रुपए देना पड़ता है। तो वैसे तो पापा बोलेंगे सेम केजी का, सेम क्वांटिटी का या वेट का ज्वेलरी हम लेकर आए और ऊपर से 1 लाख का नुकसान भी हो गया, बट द इनकम टैक्स सेज नहीं बेटा, आप 6 लाख रुपए प्रॉफिट कमा के आए हो, जिसके ऊपर 20% टैक्स, मतलब कितना हो रहा है 1,20,000 रुपए आपको टैक्स देना। दिस इज द रियलिटी। मैं बोलूंगा सर उनको कहाँ पता चलेगा मोदी जी कि हमने एक्सचेंज कर, उनको थोड़ी हम फोटो निकाल कर भेजने वाले, मोदी जी नया पैटर्न लिया आज, पैसा दे के खरीदा है, फ्री में नहीं, व्हाइट मनी है बेटा, सब कुछ है, बट पुराना वाला ज्वेलरी भेज दिया। तो इसके ऊपर अभी एक चीज बताता हूँ, 2016-17 के करीबन 2016-17 में चंदू काका सरा, उसके ऊपर इनकम टैक्स के रेट पड़े थे, ज्वेलरी माझे काका नहीं, एक ज्वेलरी शॉप है, महाराष्ट्र में थोड़ा सा फेमस में माना जाता है, लोकल ज्वेलरी शॉप, ठीक, चंदू काका ज्वेलरी शॉप आप कोई भी अदर अज्यूम कर लेंगे। तो वहां पे इनकम टैक्स के रेट पड़े, तो ये लोग क्या देखते हैं इनकम टैक्स वाले, इनके पास ब्लैक मनी कितना है, या आपने ऐसा गोल्ड परचेस किया है जो ऑफिशियल बुक्स में स्टॉक कुछ अलग है, एक्चुअल में स्टॉक अलग है। मान लो उनके बुक्स में दिखाई दे रहा है कि उनके पास 100 केजी ऑफ गोल्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 100 केजी ऑफ गोल्ड, और जाने के बाद पता चला कि 150 किलो है, तो वो सवाल क्या करेंगे डिपार्टमेंट वाले, आपके पास जो एक्स्ट्रा 50 किलो गोल्ड है वो कहाँ से आया, ओनर बोल रहा है याद नहीं आ रहा है हाँ सर पहले से, सो इसको क्या कहा जाता है अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, या वट एवर यू से अनएक्सप्लेन कैपिटल अकाउंट। तो लॉ इसके ऊपर बोलता है ये अनएक्सप्लेन है, इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है एट व्हाट रेट 60%, और प्लस सरचार्ज वगैरह काफी हद तक, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो इजीली ट्रैक हो जाता है, वो बुक्स में चेक करते हैं कितना स्टॉक दिख रहा है, सो एंड सो वैल्यू, चलो काउंट करो सारी ज्वेलरी, काउंट करो केजी में काउंट करो, फिर कन्वर्टिंग इनटू द करंट रेट, और वो चेक कर लेते हैं कि ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब उस केस में क्या हो गया, इनकम टैक्स वालों ने रेट के साथ साथ उनके एक रिकॉर्ड्स भी निकाले, जिसमें जिन जिन लोगों ने एक्सचेंज करवाया था ज्वेलरी, उन लोगों के उन्होंने रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाई। कई बार देखो हम ज्वेलरी शॉप में जाते, दे आर आस्किंग फॉर द पैन, बड़ी वाली ज्वेलरी लेते हो ना तो पैन मांगते हैं, और पापा भी अपने जोश जोश में है ना, हाय माझ्याकडे ओरिजिनल है, ओरिजिनल चालेल ना चालेल, दे आर नोटिंग डाउन द पैन, या तो उसका फोटो लेकर वहां पे अटैच कर देते उनके सिस्टम में कि इस इंसान ने या तो ज्वेलरी परचेज किया है या एक्सचेंज किया है, पैन के साथ फोटो के साथ नाम के साथ वो पूरा रिकॉर्ड में आ जाता है। पापा खुशी खुशी देख मेरे पैन कार्ड का फायदा हो गया। जब ये रेड पड़ती है ना तो पता चलता है कि इस वाले बंदे ने ये ज्वेलरी परचेज किया है या एक्सचेंज करवाया। तो थोड़े बहुत दिनों के बाद जैसे यहाँ से रिकॉर्ड आ गया तो आपके पापा जी को एक लव लेटर आ जाएगा, it is observed that you have exchanged the jewelry with so and so shop,
एंड ड्यूरिंग दैट ईयर यू हैव नॉट शोन एनी कैपिटल गेन इन योर आईटीआर। आपके पापा ने सिर्फ सैलरी रिटर्न भरा होगा, बाकी कोई इनकम नहीं दिखाया होगा टू अवॉइड द टैक्स, और उनको नोटिस आ जाती है आपने ज्वेलरी को एक्सचेंज करा। फिर भी पापा डरेंगे नहीं, एक्सचेंज तो करवाया, उसमें काहे का टैक्स, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट दिस कंसेप्ट। बट जब ऑफिसर के पास जाएंगे तो ऑफिसर के पास वो रिकॉर्ड आ जाता है कि आपने जो भी तोला होता है 10 तोला 12 तोला आपने एक्सचेंज करवाया था, मे बी ऑन द इवेंट ऑफ द वेडिंग वगैरह, सारी पुरानी ज्वेलरी देकर हम नहीं खरीद लेते, और वो आपसे मांगेंगे पे द टैक्स ऑन कैपिटल गेन, एंड दिस इज द रियलिटी। तो ये सारा उनको समझ में आ जाता है, डोंट वरी, एक्सचेंज इज ऑल्सो टैक्सेबल। ठीक है, सो बी केयरफुल व्हाइल गिविंग द पैन नेक्स्ट टाइम, हो सके तो अवॉइड कर देना या किसी और का दे देना। ठीक है, नेक्स्ट रिलिंक्विशमेंट, ये भी ट्रांसफर में माना जाता है। रिलिंक्विशमेंट मीन्स वेविंग ऑफ योर राइट, या आप अपने राइट छोड़ देना किसी को। जैसे ऋतुजा के पास कोई ज्वेलरी थी, अभिलाषा को उसने वो पहनने के लिए दे दी, कि कोई फंक्शन है पहन रही है अच्छी वाली, एक 5-6 तोले की थी, 5 तोले म्हणजे 3-3.5 लाख, वो पहनकर अभी अभिलाषा वापस दे दोगे ना आप, इवेंट हो गया सब कुछ हो गया, तो अभिलाषा वापस लेकर आ रही कि ये ले तुम्हारी ज्वेलरी, ऋतुजा बोले नहीं नहीं राहु दे, तुला तुझे ही रहने दे। इसे कहा जाता है कि मुझे नहीं चाहिए कोई चीज जिसमें मेरा हक है, वो चीज मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कई बार प्रॉपर्टीज में भी होता है, देखो गांव में कॉमन प्रॉपर्टी होती है, जॉइंट प्रॉपर्टीज होती, एक भाई बहुत अमीर बन चुका है सिटी में आके, बाकी 2 भाई थोड़े से नॉर्मल पोजीशन पे, सो इवन दैट ब्रदर इज आल्सो हैविंग द राइट इन दैट प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, बट इसके पास बहुत पैसा भी है और ये एक अच्छा आदमी भी है, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गांव में फोन करके उसके भाई को बताता है भैया मुझे इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये प्रॉपर्टी आप ही रख ले, तो मुझे इसमें हिस्सा है। वो उसने हिस्से को क्या कर दिया, उसने रिलिंक्विश कर दिया, छोड़ दिया उस हिस्से को। लॉ उसको भी क्या मान रहा है, ट्रांसफर, जिसके ऊपर, और वो असेट भी होगी, घर हो सकता है, जमीन हो सकती है, एंसेस्ट्रल ज्वेलरी होगी, इन सारी चीजों पे वो छोड़ रहा है, सो इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर। नेक्स्ट है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स इन एन एसेट, ये थोड़ा उल्टा है कि आपका राइट चले जाना, ऊपर आपने खुद छोड़ा है, यहाँ पर छूट गया किसी वजह से, कि आपका कोई घर था, कल तक तो घर था, सुबह आके देखा तो घर गिर गया था, भगवान ने आपका घर गिरा दिया, दिस इज कॉल्ड एज अ एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन एन एसेट। ये आपका कोई असेट था वो चोरी हो गया, इट इज ऑल्सो कवर्ड, कि आपका कल तक जिस प्रोडक्ट के ऊपर राइट था, प्रॉपर्टी पर राइट था, वो आज नहीं रहा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन एन असेट। ऊपर हम खुद छोड़ रहे हैं, यहाँ पर किसी वजह से जा रहा है। एंड द लास्ट पार्ट डिस्कशन का, कंपल्सरी एक्विजिशन। चलो मुझे फर्क बताइए, कंपल्सरी एक्विजिशन और सेल में क्या फर्क रहेगा। इसके ऊपर अलग से टैक्सेबिलिटी भी हम नीचे देखेंगे। हम्म हम्म किसकी मर्जी नहीं होती यहाँ पर, हाँ यूजुअली कंपल्सरी एक्विजिशन ये सिर्फ गवर्नमेंट के केस में किया जा सकता है, ओनली द गवर्नमेंट कैन एक्वायर योर प्रॉपर्टी, बाकी किसी के पास भी ऐसा कंपल्सरी वाला ऑफिशियली राइट नहीं है। हाँ अनऑफिशियली वो लेते बंदूक वगैरह दिखा के, चलिए प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दे, मूवी में देखा होगा, या डरा के धमका के उसकी साइन ले लेते हैं, दैट इज डिफरेंस थोड़ी। ऑफिशियली वो ऐसा कर सकता है क्या, नहीं मुझे तुम्हारी जमीन चाहिए, बट गवर्नमेंट यस, टू फॉर अ रिंग रोड, फॉर अ डैम प्रोजेक्ट, ब्रिज के लिए ऐसा किया जा सकता है। तो सेल और इसमें एक ही सिर्फ फर्क होता है, यहाँ पर भी ट्रांसफर ऑफ राइट होता है, कंसिडरेशन भी मिलेगा, द ओनली थिंग देयर मे नॉट बी द इंटेंशन ऑफ द सेलर, मेरी इच्छा नहीं बेचने की, फिर भी गवर्नमेंट मुझसे एक्वायर कर रहा है, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, कंपल्सरी एक्विजिशन। यस, ये भी ट्रांसफर है और इसके ऊपर भी टैक्स आएगा, इवन दो इट इज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। चलो यहाँ तक किसी कोई डाउट पूछना है।
यस, इस पे भी टैक्स आ सकता है. विल सी द सेपरेट टैक्सेबिलिटी ऑन दिस ग्राउंड्स. एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन पर नीचे स्पेशल टैक्सेबल किया गया. हाँ, ये एक पॉइंट है, टैक्सेबल ड्यूरिंग द पी वाई. तीसरा पॉइंट लिखा था, व्हाट इज अवर पी वाई. अब एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक अगर आपने किसी को कुछ ट्रांसफर किया होगा तो ये इस साल में आएगा. क्या फर्क पड़ेगा अगर वो 15 अप्रैल 2024 को चला गया तो? इफ ट्रांसफर इज ऑन 15 अप्रैल 2024, तो डिफरेंस क्या होगा? तो अगले साल में टैक्सेबल होगा. फर्क इतना ही पड़ेगा, 24-25 में जाएगा फिर. सो यू हैव टू चेक द डेट ऑफ ट्रांसफर, कौन से दिन बेचा है तो कौन से ईयर में आएगा. टैक्सेबल तो होके ही रहेगा. ठीक है.